जैसे अभी कोई नया स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और मतलब इनिशियल फेज में है वो, तो उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? उनके लिए आप क्या सलाह देंगे उनको कि किस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करें और क्या सब्जेक्ट है जिस पर वो पहले फोकस करें? काफी लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो हिंदी कवर नहीं कर पाते, और जी जी। काफी लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो इंग्लिश कवर नहीं कर पाते। तो उससे काफी अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आप अगर इन दोनों बुक को पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है आप 85 या 90 प्लस नंबर ला सकते हो आराम से, कोई किसी चाहे पॉली लेक्चरर हो चाहे ऐसा ही। कोचिंग से आपको कितनी हेल्प मिली और यूट्यूब का आपने किस तरीके से सहारा लिया? क्योंकि आप देखते हैं कि यूट्यूब में अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में खो जाते हैं, तो आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया? जो स्टूडेंट अभी एकदम फ्रेशर है और वो तैयारी करना चाहते हैं, वो किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट पहले चुने और कितने देर वो पढ़े? एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखा? क्योंकि हम देखते हैं कि आपने बताया कि आप 8 से 9 घंटे पढ़ते थे, तो इस दौरान काफी स्टूडेंट जो है वो इतनी देर बैठ भी नहीं पाते हैं और फिर एक एग्जाम का डर रहता है कि कहीं इस बार लीक ना हो जाए। क्या कोई टेक्निकल का स्टूडेंट अगर वो ग्रुप सी की तैयारी कर सकता है, अगर वो उस तरफ जाना चाहे तो? मतलब साथ साथ में अगर लेके चले तो? बहुत से छात्र जो हैं वो उनको कंफ्यूजन में रहते हैं कि नोट्स किस तरह बनाए, उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे नोट्स बनाने चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो बुक में लिखा है हूबहू उसे ही उतारते रहते हैं। और नोट्स हैं तो आप किस तरीके से पढ़ते थे उनको? कितने घंटे देते थे पढ़ने के लिए? और रिवीजन की आपकी क्या टेक्निक रहती थी जिससे आप रिवाइज करते थे और वो आपको लंबे समय तक याद रहता था? ये टारगेट रख लिया था मैंने कि इस बार यूपीएससी हिंदी में 90 क्रॉस तो करनी है, परंतु आपको हम्म। पता है कि अगर कोशिश करो उसके आसपास ही हो तो काफी अच्छा लगता है। जैसे 90 सोचा था, मॉक टेस्ट हैं, क्या आपने मॉक टेस्ट भी लगाए थे और पीवाईक्यू का आपने किस तरीके से उनका यूटिलाइज किया था? तो उन्होंने अपना जेई का कैंसिल करा दिया था कि हमारे एई में ज्वाइनिंग होने वाली है, हमारे जेई का निरस्त कर दीजिए और इसके बदले हमारे पीछे वालों को मौका दे दीजिए। तो ऐसे 8-9 लोग थे, उन्होंने अपना कैंसिल करवाया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं माय टॉक शो। माय टॉक शो में आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम आशीष रमोला है। आशीष का सिलेक्शन उत्तराखंड पेयजल निगम में जेई के पद पर हुआ है। तो आशीष से इस वीडियो में है वो उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, उनकी बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे और कैसे उन्होंने नोट्स बनाए और क्या वो चीज थी जो उनको एग्जाम के दौरान मोटिवेट रखती थी, ये सब हम उनसे जानेंगे। तो वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में आप ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप सभी से एक अपील है, अगर आपके कोई रिश्तेदार या आपके भाई बहन या आपके पड़ोसी किसी ने भी कोई एग्जाम निकाला हो या उसमें सफलता पाई हो, तो आप अगर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर्स आ रहे होंगे, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इस पॉडकास्ट की। स्वागत है आशीष जी आपका माय टॉक शो में। धन्यवाद संदीप सर, माय टॉक शो में आपका बहुत हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपके हमेशा आभारी रहेंगे। और अब लगातार हम आपके चैनल को देख रहे हैं, काफी मोटिवेट हम इन वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं। लगातार हम सभी जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग फील्ड के जो भी सिलेक्शन ग्रुप सी में हो या किसी भी चीज में हो, उसको देखते हुए हमें इस वीडियो से भी बहुत मोटिवेशन मिला है, और आगे भी मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। हमें जानकर बेहद खुशी हुई कि आप माय टॉक शो देखते हैं और उससे मोटिवेट होते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आप जैसे टॉपर्स को इस प्लेटफॉर्म पर लाएं और उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछे, जिससे कि तैयारी कर रहे जो एस्पिरेंट है उनकी हेल्प हो सके। ये आप सब लोगों का प्यार ही है कि अब जो माय टॉक शो है उसके 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और यदि आपको भी माय टॉक शो से कुछ मोटिवेशन मिलता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। तो आशीष भाई, आप इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और उस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है और आपने क्या पढ़ाई की है। मेरा नाम आशीष रमोला है और मैं टिहरी से बिलोंग करता हूँ। और मैंने जो सबसे पहले 10th में सोच लिया था कि ये सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, तो मेरा एम पहले से था कि 10th से ही मैंने एम अपना सेलेक्ट कर लिया था कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है। जी तो 10th के बाद ट्वेल्थ के बाद मैंने फॉर्म वगैरह भरे इसके, जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का फॉर्म होते हैं, उसको फॉर्म भरने के बाद मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी कॉलेज में हो गया था। तो वहां से मैंने 3 ईयर का डिप्लोमा किया और उसके बाद 2017 में कंप्लीट हो गया था मेरा डिप्लोमा। और 2017 में डिप्लोमा होने के बाद मैंने एक मोटिवेशन के उससे मतलब मैंने सोचा कि आगे गवर्नमेंट फील्ड की ओर जाना है, और प्राइवेट फील्ड की तरफ न जाकर गवर्नमेंट फील्ड की तरफ जो तैयारी स्टार्ट की, उस तैयारी को स्टार्ट किया। आशीष जी, यूकेपीएससी के जो फॉर्म है, आपने बताया आपने 2017 से तैयारी स्टार्ट करी थी। तो जैसे जी फॉर्म का तो किसी को पता नहीं रहता है कब आते हैं, और इससे पिछला फॉर्म जो है वो लगभग 6 से 7 साल पहले आया था। तो इस दौरान आपको जी आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा और कैसे आपने अपने आप को ये यकीन दिलाया कि हाँ मैं इसी चीज की तैयारी करता हूँ और इस दौरान फॉर्म आएंगे तो मेरा हो जाएगा? जी। तो जैसे हमने 2017 में वो पास आउट कर लिया था, उसके बाद 2018 से तैयारी स्टार्ट कर ली थी। आपको पता है कि एक आध साल समझने में टाइम लगता है कि किस टाइप की तैयारी करें और किस फील्ड में आगे जाया जाए। तो मैंने जी भी ये सोच लिया था 2018 में किसी फील्ड में तैयारी किया जाए आगे, और गवर्नमेंट फील्ड में जाकर इसमें इसकी तैयारी है। तो फॉर्म तो उस टाइम तो कोई ऐसा फॉर्म नहीं था कि जो इसको हम भर सके और पेपर दे सके, परंतु सेंटर के फॉर्म आते रहते हैं एसएससी जी वगैरह के।
जी और सेंटर के बहुत सारे फॉर्म आते हैं, डीएमआरसी हो गई, एलएमआरसी हो गई, बहुत सारे मतलब सेंटर के जेई के फॉर्म आते रहते हैं। तो हमने उसको बेस मानते हुए उसकी तैयारी की, मतलब सेंटर को बेस मानते, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं रहता तो किसी को बेस को मान के हमको तैयारी तो करनी पड़ती है, किसी को लक्ष्य बना के। जैसे एसएसजे का आपको पता है कि उसमें भी प्री मेंस होते हैं, तो एसएसजे हम्म। को फोकस मान के उसमें तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, परंतु उसको बेस मान के हमने और तैयारी की। तब तक उत्तराखंड के फॉर्म भी आने लगे थे। उससे पहले एक जल निगम का फॉर्म आया था 2020 में, जल निगम का फॉर्म आया था 2021 में ही यूकेवीसी जे का फॉर्म, मतलब पहले से उसका आपको पता है कि चलने लग जाता है न्यूज वगैरह में कि जी जी फॉर्म जी। आने वाले हैं। तो उसके हम्म। जिसको हमने तैयारी की और मोटिवेशन रखा कि भाई इसको निकालना है हमको किसी भी हालत में। अच्छा, तो कहीं न कहीं मतलब आप जैसे सेंट्रल की तैयारी कर रहे तो उत्तराखंड की तैयारी बैक हैंड में कहीं न कहीं हो रही थी आपकी। तो मैं ये अगर आपसे आप आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनको दोनों चीज़ की तैयारी करनी चाहिए या फिर एक जो सिलेबस है वो कितना मतलब इसमें डिफरेंस है स्टेट के सिलेबस में और जो सेंटर का सिलेबस है? देखो सर, सेंटर सेंटर और स्टेट के सिलेबस में देखो, टेक्निकल तो वही चीज है, क्योंकि टेक्निकल जो अगर किसी ने सेंटर का टेक्निकल पढ़ लिया, क्योंकि सेंटर का टेक्निकल थोड़ा हार्ड टाइप का होता है, मतलब मीडियम से हार्ड टाइप का। अगर जी, किसी ने सेंटर का आपका टेक्निकल पढ़ लिया तो स्टेट का टेक्निकल पूरा क्लियर हो जाता है, इसलिए हमने सेंटर की टेक्निकल की तैयारी की। सेंटर में बस एक चीज थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, उसमें नॉन टेक जो जीके जीएस का पोर्शन है और रीजनिंग का हुँ, पोर्शन है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। और जी, स्टेट में इतना कुछ नहीं रहता, स्टेट में खाली हिंदी और इंग्लिश थोड़ा एक्स्ट्रा रहती है। अगर आपने हुँ। सेंटर की थोड़ा तैयारी कर ली तो आपका जो बेस होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, इसलिए आप स्टेट में थोड़ा आसानी हो जाती है आपको निकलने के लिए। जी, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, वो सेंट्रल की तरफ रुख करें और सेंट्रल की तैयारी करके कहीं न कहीं बैकएंड में उनकी स्टेट की तैयारी ऑटोमैटिकली वो होती रहती है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि अभी आपको पता है कि स्टेट में तो अभी उनके पास कुछ नहीं है, तो अभी उनके पास सेंटर की एक ऑप्शन है, जो आपका पास आरआरबी जेई एसएससी जेई जो अभी हाल ही में फॉर्म आ रहे, उनको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको अभी स्टेट में कोई ऐसे जेई के फॉर्म है नहीं है। परंतु जब कुछ है नहीं तो कुछ तो अब उनका, उन्होंने पढ़ना तो है ही, तो पढ़ने के लिए उनको सेंटर की तरफ रुख करना पड़ेगा। तो आशीष अब आते हैं आपकी तैयारी की तरफ। जैसा आपने बताया कि आपने कुछ टाइम कोचिंग भी की और उसके बाद यूट्यूब का सहारा लिया। तो कोचिंग से आपको कितनी हेल्प मिली और यूट्यूब का आपने किस तरीके से सहारा लिया? क्योंकि आप देखते हैं कि यूट्यूब में अगर हम जाते हैं, तो कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों में खो जाते हैं। तो आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया? सर मैं ये मानता हूँ कि कोचिंग जाने में सब कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि कोचिंग एक आपका माध्यम है और वहाँ पे जो भी टीचर लोग हों आपको गाइडेंस देते हैं, क्योंकि मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है। जब जी, तक आपने, अगर कोचिंग में आपको 100% भी दे दिया जाए और आपने खुद की मेहनत से कुछ नहीं पढ़ा, तो रिजल्ट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको खुद की मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोचिंग आप जा रहे हो, कोचिंग तो एक गाइडेंस है, मैं ये नहीं मानता कि कोचिंग नहीं जाना चाहिए, कोचिंग तो जी, ऑनलाइन जी, ऑफलाइन कैसे भी जा सकते हो, एक गाइडेंस है। चाहे वो आपका बड़ा भाई है, कोई भी दे रहा हो, आपका बड़ा सीनियर है, कोई भी आपको कोचिंग के माध्यम से आपको समझा सकता है। कोचिंग का मतलब ये नहीं कि हमने किसी क्लासरूम में बैठ के वहां से पढ़ना है। मतलब कोचिंग का माध्यम है कि गार्डियन गार्डियंस कैसे गार्डियंस मिल रही है आपको बड़ों से। अगर जी, आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही है तो आपने खुद की मेहनत से उसको तैयारी करनी है, और अपनी अपनी मतलब खुद की मेहनत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग में एक खाली सहारा दिया जाता है और पढ़ाई भी होती है। मैं ये नहीं मानता कि पढ़ाई नहीं होती, पर जब तक आपने खुद से मेहनत नहीं की तब तक कुछ नहीं हो सकता, मतलब। जी, जी। और आखिरकार पढ़ना तो हमें ही होता है, कोचिंग वाला सिर्फ़ हमें गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, वो हमें सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं, उसके बाद जो होता है वो हमारी ही जी मेहनत होती है, कि कितना हम पढ़ जी रहे हैं और बिल्कुल कैसे सर। पढ़ रहे हैं। तो तो उसके बाद मैंने जैसे कोचिंग में तैयारी की, उसके बाद मैंने यूट्यूब वगैरह सहारा सहारा लिया, उसके बाद मैंने खुद से तैयारी स्टार्ट की थी। तो आशीष आप ज़रा जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताएँगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम रहता है, कितने इसमें पेपर होते हैं और क्या-क्या वो सब्जेक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट को प्रिपेयर अगर करने अगर चाहिए? कोई भी जी अगर कोई भी स्टूडेंट आगे फ्यूचर में यूकेपीसी जेई के फॉर्म तो आएंगे, परंतु जी, जब भी आएंगे 70 और फ्यूचर कभी भी आएंगे, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसकी तैयारी में 4 पेपर होते हैं यूकेपीसी जेई निकालने के लिए। सबसे पहले पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है जिसमें 2 टेक्निकल के पेपर होते हैं और 2 नॉन टेक के पेपर होते हैं। पेपर जी। 1 में 180 क्वेश्चन होते हैं, वो 360 नंबर के होते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ऐसे 2 पेपर टेक्निकल का होता है, एक हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का होता है, यानी कि टोटल 920 नंबर के मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसमें आपको 2 दिन मिलते हैं, एक दिन आपका नॉन टेक पेपर होता है, एक दिन टेक्निकल पेपर होता है उसमें। तो स्टूडेंट जैसे बहुत से स्टूडेंट की ये दिक्कत रहती है कि वो नॉन टेक में थोड़ा कमज़ोर रहते हैं, जैसे हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, तो वो हिंदी और इंग्लिश किस तरीके से प्रिपेयर करें? क्या उन्हें बुक लिस्ट फ़ॉलो करनी चाहिए इसके लिए? मैं तो यही मानता हूँ कि टेक्निकल, मोस्टली सब लोग टेक्निकल पढ़ते हैं तो मोस्टली लोगों का मीडियम से स्ट्रॉन्ग ही पोर्शन रहता है। दिक्कत आती है जो नॉन टेक का पोर्शन होता है, क्योंकि काफी लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो हिंदी कवर नहीं कर पाते, और जी, जी। काफी लोग इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो इंग्लिश कवर नहीं कर पाते।
और जो यूकेपीएससी जे का सिलेबस है हिंदी का 100 नंबर मार्क्स का, वो आगे एसआई का फॉर्म है, एसआई का फॉर्म है, जो एसआई का पेपर होने वाला है, उसमें भी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में सेम सिलेबस है, 100 नंबर का मार्क्स का, वहाँ भी इंग्लिश भी है हिंदी भी है। तो जी दोनों जगह कवर हो सकता है। अगर किसी ने यूकेपीएससी जी का पेपर, पुराने पेपर देख लिया, अभी का पेपर देख लिया, तो 100 नंबर का हिंदी मैंने हिंदी देखी थी, आयोग की जो बुक लिस्ट है उसमें एक बुक लिस्ट है, हरदेव बहारी करके एक बुक है, हिंदी की बुक है, आदित्य पब्लिकेशन है, और एक और पब्लिकेशन, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो अगर आदित्य पब्लिकेशन में अच्छी बुक है, अगर आपने आदित्य पब्लिकेशन और हरदेव बहारी बुक पढ़ ली, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक है, तो उससे काफी अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आप अगर इन दोनों बुक को पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है आप 85 या 90 प्लस नंबर ला सकते हो आराम से, कोई किसी भी, चाहे पॉली लेक्चरर हो चाहे ऐसा है। अगर आप इन दो बुकों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, तो ये बुक आपको अच्छे से 85 प्लस नंबर आराम से दिला सकते हैं। जी मेरे भी हिंदी में 87 के 86 पॉइंट कुछ थे, मतलब 87 के आसपास मेरे नंबर थे हिंदी में। जी जी। और आपने इन्हीं बुकों को फॉलो किया था। जी जी जी। और इसके बाद इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश भी मतलब जैसे हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए इंग्लिश एक बहुत जैसे बड़ी बाधा रहती है। वैसे कोशिश यही रहती कि जैसे हिंदी मीडियम वालों का है, तो जैसे मानवत में अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा हिंदी स्ट्रांग है पर इंग्लिश वीक है। तो जी इंग्लिश में ऐसा होता है कि आउटपुट इतना नहीं मिल पाता, तो मैंने हिंदी में ज्यादा मेहनत की, इंग्लिश में मैंने कम की मेहनत की थी। जी जी तो इंग्लिश में मैंने बाकी अभी एक इंग्लिश का, अगर सभी बुक के बारे एक कॉमन बुक बताऊंगा, अगर जैसे किसी की इंग्लिश वीक है, तो एक नीतू मैम की एक बुक आती है जो काफी फेमस बुक है, ऑल जी। इंडिया चलती है, जो जनरली, और पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी इंग्लिश का एक 100 नंबर का पेपर आएगा। तो अगर आपने नीतू मैम की बुक पढ़ ली, तो आप हिंदी मीडियम वाले तो 60 नंबर के अप्रोक्स आ जाएंगे, मतलब कम से कम बता रहा हूँ मैं, 60 नंबर के आसपास नंबर आ जाएंगे आप अगर नीतू मैम की बुक पढ़ते हो। तो ये तो रही हिंदी और इंग्लिश की बात। अब आते हैं हम टेक्निकल की तरफ। तो टेक्निकल एग्जाम के लिए कौन सी वो बुक लिस्ट है जो फॉलो करनी चाहिए, और आपने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी थी इस चीज के लिए? जैसे सर मैंने पहले तो कोचिंग के नोट्स थे, बाकी कोचिंग के नोट्स में जैसे कई काफी, देखो कोचिंग होती है 5-6 महीने की, तो जी कोचिंग भी जितनी, चाहे हम अगर भी हम भी पढ़ाते, तो कोचिंग में 6 महीने में उतना कोर्स नहीं हो पाता, क्योंकि हम्म। एक सफिशिएंट सिलेबस पूरा करना पड़ता, तो उतना डीप कोचिंग वाले भी नहीं जा पाते, तो हमको ऐड ऑन उसमें कुछ करना पड़ता। अगर स्टैंडर्ड बुक से नोट्स वगैरह, जैसे कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है, तो उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है कि कुछ भी नोट्स जैसे छूट रहे हैं, तो उनमें जैसे पॉइंट होते हैं, कई वैल्यू रहती है, तो उनको ऐड ऑन करना पड़ता है। तो जैसे मैंने कोचिंग के नोट्स पहले से बना रखे थे, उसमें थोड़ा ऐड ऑन फिर से नोट्स, क्योंकि जब एक बार तुमने नोट्स बना रखे, अगर तुम दोबारा नोट्स बना रहे हो, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम वेस्ट कम होता है, क्योंकि बुकें काफी मोटी हो जाती है, इतना टाइम भी नहीं होता। जैसे हम्म। आपने कोचिंग के नोट्स आप खुद से यूट्यूब वगैरह माध्यम से एक बार जी बुक वगैरह से अपने नोट्स बना रखे, तो दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर नोट्स पढ़ने की जरूरत होती है। बाकी मैंने काफी स्टैंडर्ड बुक फॉलो की है सभी बुक की। वैसे मैंने अपनी जो बुक लिस्ट है, मैंने एक बार पहले भी टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। जी बाकी अगर किसी को, क्योंकि बुक लिस्ट इतनी ज्यादा है कि मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट की 4-4 बुक होती हैं। तो जी जी हमारे पास कम से कम 15 सब्जेक्ट है, तो 15 जगह काफी हो जाए, 50-60 हो जाएंगी, ठीक है। जी। तो 50 से बुक बताना भी पॉसिबल नहीं है, परंतु हम्म। अगर मैं एक, हमारा टेक्निकल पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट आते हैं, इरिगेशन और फ्लूइड, उनकी मैं बता सकता हूँ। इरिगेशन की एस के गर्ग आती है जो जी। फेमस है, और आर के शर्मा आती है, जो जिससे इस बार काफी क्वेश्चन बने थे। और हम्म। फ्लूइड की भी ऐसे आती है, बीसी पुनिया आती है, काफी बुक आती है मतलब फ्लूइड की भी। तो मैं अभी इतना सारे नाम तो याद नहीं मुझे, बाकी मैं जितने भी होंगे मैं आपको जी जी। टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा आपके माध्यम से। कोई नहीं, वो आप हमें बुक लिस्ट बता दीजिएगा, और हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो में भी हम वो बुक लिस्ट बता देंगे। जी 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 सर। तो जैसे आपने बताया कि आपने नोट्स बनाए, या नोट्स बनाने का आपने छात्रों को सुझाव दिया और नोट्स से पढ़े। तो अब बहुत से छात्र जो हैं वो उनको कंफ्यूजन में रहते हैं कि नोट्स किस तरह बनाए, उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो बुक में लिखा है हूबहू उसे ही उतारते रहते हैं, और उनको ये भी पता नहीं होता कि कितनी रीडिंग के बाद उन्हें नोट्स बनाने चाहिए। तो इस बारे में आप थोड़ा छात्रों को गाइड करें। अगर कोई जैसे शुरुआती करा, माना कोई अभी पास आउट हुआ है और उसको तैयारी करनी है, पहले तो फुल नोट्स बनाए, जैसे मतलब प्रॉपर नोट्स बनाए, जो फुल नोट्स बोलते हैं उनको। जैसे जैसे उसकी तैयारी काफी 2-3 साल हो जाएंगे, 1-2 साल बताएंगे, वो शॉर्ट नोट्स पे आ जाएगा। मतलब कोई चीज जी। अपने आपने अगर 100 पेज में नोट्स बना रखे हैं फुल नोट्स, तो उसको हम्म। इतना याद हो जाना चाहिए कि अगले दिन वो 3 पेज में उन नोट्सों को बना ले। जैसे मतलब मुझे लगता है, जैसे मैं अपने बता रहा हूँ कि मैं नोट्स में वही चीज लिखता था जो मुझे याद नहीं हो रहा, क्योंकि जो याद हो रहा है उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु हम्म। जो याद नहीं हो रहा उसको बार बार इसलिए लिखता था मैं नोट्स के। जैसे 100 पेज का कोई नोट्स है, वरना सौ जी पेज में मैंने कहा 90 पेज मुझे याद हो गए, 10 पेज मुझे याद नहीं हो रहे, तो 10 पेज के मैंने नोट्स बनाए। उनको बार बार 10 पेज को बाद में 2 पेज में ला गया था मैं, 1 पेज में ला गया, जो जो याद नहीं हो रहे उनको याद करने के लिए लास्ट के, क्योंकि लास्ट के जब पेपर आता है, तो पेपर के टाइम हमको वो शॉर्ट नोट्स याद होते हैं, जो हमको पेपर के टाइम याद रखने चाहिए, ताकि हम पेपर के टाइम भूले ना उन नोट्स को।
अच्छा, आपने बताया कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो पेपर होते हैं, उन दोनों के बारे में आपने डिटेल से बताया। तो अब मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स किसी सब्जेक्ट में गेन करने हैं, तो कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, जो उसे सिलेक्ट करना चाहिए, जिसमें वो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकता है? मतलब जो थोड़ा ईज़ी रहे उसके लिए। मैं सर, जैसे टेक्निकल के दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू। तो जैसे जी, पेपर जी। वन में कम से कम 8-9 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर टू में खाली 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो हुँ, हुँ, आपको हुँ। दो, अगर आप 2 सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करोगे, 7 सब्जेक्ट से अच्छा तो 2 सब्जेक्ट में आपको काफी गेन हो सकता है आपके नंबर, क्योंकि पेपर टू में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं, एक इरिगेशन और एक फ्लूइड आता है। तो अगर जी, आपने जी। इरिगेशन और फ्लूइड को अच्छा कर लिया तो वहाँ पे 360 नंबर के आप 310, 320, 330 ऐसे गेन कर सकते हो। भले थोड़ा मुश्किल होती, परंतु वहां पे आपको 2 सब्जेक्ट डीपली पढ़ने हैं तो आप उसको अच्छे से गेन कर लेते हो। फिर भी आपको टोटल मार्क्स में अगर गेन करने हैं तो नॉन टेक में आप गेन कर सकते हो। जैसे 200 हुँ, नंबर का है, तो हमारे साथी भी अभी काफी लोगों ने 160, 170, 180 नंबर ला रखे हैं। कईयों ने 185 नंबर भी ला रखे हैं। जी। तो नॉन टेक अगर आपका स्ट्रोंग है तो पूरे मार्क्स में आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल, बहुत लोगों को ऐसा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका नॉन टेक में बहुत ज्यादा नंबर है, टेक्निकल में थोड़ा कम है, तो नॉन टेक की वजह से वो उन्होंने आज जेई बन गए हैं। तो जी, काफी है, जी। मतलब ऐसा नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा, किसी का होता है, किसी का जैसे मेरा है, मेरा इंग्लिश वीक है, या किसी का कुछ भी वीक हो सकता है। तो टोटल मार्क्स में अगर आपने अच्छे मार्क्स ला रहे तो आप सिलेक्शन की तो आगे बढ़ सकते हो सिलेक्शन में। जी, जी। तो ये बताएँ कि जो स्टूडेंट अभी एकदम फ्रेशर है और वो तैयारी करना चाहता है, वो किस तरीके से कौन-सा सब्जेक्ट पहले चुने और कितनी देर वो पढ़े? तो इसको आप थोड़ा बताएँ कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले हार्ड सब्जेक्ट चुन ले रहा है और कुछ दिन पढ़ रहा है, उसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो फिर डिमोटिवेट होके उस तैयारी को छोड़ देता है। तो कौन-सा ऐसे वो सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट को पहले सेलेक्ट करने चाहिए, ताकि उसका जो मोटिवेशन लेवल है, वो बना रहे? तो जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, अगर उनको तैयारी करनी है तो उनको सबसे पहले आप एक इजी सब्जेक्ट से, और जो छोटा छोटा सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर बड़ा सब्जेक्ट होगा तो आपको हार्ड, अब बड़ा सब्जेक्ट और हार्ड होगा तो आप पे डिमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट काफी दिन तक चलेगा और नए नए में समझ भी नहीं आता। तो जी, आप इजी सब्जेक्ट लेके चलिए। इजी सब्जेक्ट से ऐसा होगा कि जल्दी भी छोटा सब्जेक्ट और इजी होगा तो आपका जल्दी पूरा होगा और आपको समझ भी आएगा, मोटिवेट बने रहोगे, ताकि आप धीरे धीरे इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से हार्ड की तरफ जाने लग जाओगे। तो इजी सब्जेक्ट आपको पता है, बिल्डिंग के जो भी सब्जेक्ट है उनको आप स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे मॉडरेट और मॉडरेट से हार्ड की तरफ जा सकते हो। क्योंकि आप पहले ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से ऐसा होगा कि थोड़ा काफी लोगों को दिक्कत आती है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। तो पहले थ्योरी वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करें, जो भी बिल्डिंग वाले सब्जेक्ट है, तो वहां से स्टार्ट करके धीरे धीरे मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड की तरफ जाते रहिए, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे और आपको पढ़ाई के साथ एंजॉय करते रहे। क्योंकि पढ़ाई के साथ एंजॉय भी करना भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ अगर बोरियत आती रहेगी तो आपका डिमोटिवेशन होते रहोगे, आप मोटिव नहीं रह पाएगा तुम। जी, जी। आप जो पढ़ाई करते थे, वो कैसे करते थे? कैसे आप पढ़ना आपने शुरू किया? मतलब जैसे आप नोट्स हैं, तो आप किस तरीके से पढ़ते थे उनको? कितने घंटे देते थे पढ़ने के लिए? और रिवीज़न की आपकी क्या टेक्निक रहती थी, जिससे आप रिवाइज़ करते थे और वो आपको लंबे समय तक याद रहता था? सर ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास लगभग 14 से 15 सब्जेक्ट है, मतलब 10 से ऊपर ही हुँ, सब्जेक्ट है। अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट। डिवाइड करें तो लगभग 15 सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो जी, 15, जैसे एक सब्जेक्ट को आज स्टार्ट किया पढ़ना, तो लगभग एक सब्जेक्ट आपको पता है कि अगर हम शुरू से लास्ट तक पढ़े तो 8-10 दिन चाहिए होते हैं एक सब्जेक्ट को। अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे तो एक सब्जेक्ट को रिविजन के लिए 10 दिन चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल। अगर 15 सब्जेक्ट हो तो काफी 1-2 महीने बाद नंबर आएगा उसका, ऐसा भी हो हुँ, सकता है। पर हम कोशिश करते हैं जो 10 दिन है उसको 2-3 दिन में समाप्त, क्योंकि अगर हम एक सब्जेक्ट अगर 2 महीने बाद निकाल रहे हैं उसको, दोबारा इसकी बारी आ रही है तो काफी हुँ, टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो भूल जाएंगे। तो उन 15 सब्जेक्ट का ऐसा शेड्यूल बनाना है, उस 15 में से कम जो मेन मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि जो मेन मेन कोर सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा मार्क्स होते हैं, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, अगर उन हम जैसे माना 15 सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है, उन 5 सब्जेक्ट के बारे तो हर चौथे पांचवें दिन आनी चाहिए, ताकि हम जो हमने पढ़ा है वो भूले ना। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जिनका पेपर में सिर्फ 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो उन सब्जेक्ट के बारे 1 महीने बाद भी आ रही है हमें रिवीजन करने की तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो कोर सब्जेक्ट है उनकी बारी हमेशा 1 हफ्ते के आसपास तो आनी चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ते में इतना भूल नहीं सकता, परंतु 1 हफ्ते में हमको रिवीजन करना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का था। क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा है, तो वो ऐसा हो जाता है कि कोई सब्जेक्ट का काफी टाइम लंबा चले जाता है रिवीजन के लिए। तो कोशिश ऐसी ही रहती है कि जो कोर सब्जेक्ट है उनको जल्दी से जल्दी, मतलब उसको डेली पैटर्न में रिवाइज होता जाए। जी। और आपके पढ़ने का जी। स्टडी आवर्स क्या रहता था? मतलब किस समय पे आप पढ़ते थे और कितने घंटे आपने इस अपनी तैयारी को दिए थे इस दौरान? मैं ये मानता हूँ काफी लोगों का ऐसा होता है कि सुबह मॉर्निंग का रहता है, जैसे 4-5 बजे उठ के। मेरा जो था डे डे नाइट में था, मतलब नाइट तक मैं काफी
उठा रहता था 1-2 बजे तक, कम से कम 2 बजे तक मेरा वो रहता था कि 1-2 बजे तक उठा रहा हूँ, क्योंकि नाइट में मुझे लगता है कि सब सो जाते हैं, थोड़ा हल्ला वगैरह, थोड़ा ये जो साउंड का रहता है थोड़ा कम हो जाता है। तो सुबह तो नहीं, परंतु मेरा ऐसा था कि सुबह 9 बजे से और लगभग मेरा 8-9 घंटे लगभग पढ़ाई करता था। तो उसमें मेरा जो ज्यादा रहता था नाइट वाला ज्यादा पोर्शन रहता था कि नाइट में पढ़ सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि नाइट में मुझे सही पढ़ा जा सकता। सबका अलग अलग होता है, कोई सुबह ज्यादा पढ़ता हुँ। है, कोई नाइट पढ़ता है, मुझे नाइट का ज्यादा अच्छा लगता है। तो आशीष जी, आप बताएँ कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान आपने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखा? क्योंकि हम देखते हैं कि आपने बताया कि आप 8 से 9 घंटे पढ़ते थे, तो इस दौरान काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इतनी देर बैठ भी नहीं पाते हैं, और फिर एक एग्ज़ाम का डर रहता है कि कहीं इस बार लीक ना हो जाए, जैसे कि पिछला पेपर लीक हो गया था, और फिर जो वैकेंसी है वो भी स्टेट में एक मतलब लंबे अंतराल के बाद आती रहती है। तो ये सब जो डिमोटिवेटिंग फैक्ट थे, इनको आपने कैसे पार किया? और कैसे आप लगातार पढ़ाई में मोटिवेशन अपना बना के रखे? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले क्वेश्चन में वो मेरे से सभी सभी लोग जो दोस्त हैं जितने भी थे कि मेरे से एक क्वेश्चन पूछते थे कि तू इतना मोटिवेट कैसे रहता है। तो मैं जी, उनको बताना, क्योंकि मेरे जो दोस्त या आसपास के जो भी लोग थे वो सब मतलब जैसे मेरे दोस्त थे, तो काफी लोग पहले सेंटर की जॉब में लग चुके थे, तो मेरे को मोटिवेट करते रहते। जितने भी मेरे दोस्त हैं रेलवे में हैं या स्टेट जेई में हैं, तो काफी लोग मेहनत करते थे, तो वो कहते थे कि आप तैयारी करते रहे, एक दिन अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपके मेहनत अगर सही है, सही डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी उसमें मेरे को मोटिवेशन घर से भी मिलता था। मेरा भाई है, वो अभी क्लर्क में है, आरटीओ क्लर्क में, और उनसे जी, पहले उन्होंने 5-6 एग्जाम निकाल चुके हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने एग्जाम निकाला, उनका भी ऐसे 3-4 साल तैयारी की और धीरे धीरे एग्जाम निकाला। तो कई उन्होंने रैंक 1 भी लाई, कहीं रैंक 2 भी लाई। जो यूके ट्रिपल एस से 746 वाला होता, उसमें 8वें 9वें नंबर पे उन्होंने रैंक लाई। स्टोनो वाले पे दूसरी रैंक लाए। तो मोटिवेशन ऐसा बना रहा कि भाई भी लगातार जॉब लगते रहा, एक के बाद एक एग्जाम क्रैक करते रहा, तो धीरे धीरे मेरा मोटिवेशन बनता रहा। दोस्त भी जी। सिलेक्शन होते रहे, तो मुझे दोस्तों से और फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलता रहा। और सभी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं था कि ये कर रहा वो कर रहा। सभी को पता था कि मेहनत कर रहा तो एक दिन सफलता जरूर पूरी होगी। जी, जी। तो तैयारी के दौरान जैसे आपने बताया नोट्स मेकिंग का, आपने सब कुछ डिटेल में बताया, कैसे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे आप पढ़े वो बताया। तो मैं ये चीज़ जानना चाह रहा था, क्या इस दौरान जो हमारे पीवाईक्यू हैं और मॉक टेस्ट हैं, क्या आपने मॉक टेस्ट भी लगाए थे? और पीवाईक्यू का आपने किस तरीके से उनका यूटिलाइज़ किया था? सर मैं सबसे पहले मानता हूँ कि, और क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप सी में इतना पीओआईक्यू होता है, टेस्ट सीरीज पे होता है, पर हमारे यहाँ जी। पीओआईक्यू बुक बहुत ज्यादा फेमस है। उस अच्छा, फेमस बुक में एक बुक का नाम लूंगा, यूथ पब्लिकेशन, जो ऑल इंडिया में चलती है। मुझे लगता है कि हर अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, या कोई भी पब्लिकेशन है, मतलब ज्यादा फेमस यूथ पब्लिकेशन का मानता हूँ, जो हर बच्चे के पास होगा। उसमें जी। पीओआईक्यू इतने रहते हैं कि 50-50 हजार, 1-1 लाख पीओआईक्यू होते हैं। तो आप मान के अच्छा, चले कि पेपर लगभग, क्योंकि आपको पता है कि यूकेपीएससी हो, कोई भी आयोग हो, वो मोस्टली देखो क्वेश्चन इतने बन नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन की लिमिट होती है। मानो 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में से 50-60 क्वेश्चन पीवाईक्यू के आ जाते हैं। तो अगर जी। आपने पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ी है, तो आप ये मान के चले कि आपका पेपर वहीं से आने वाला है। तो मैंने भी अच्छा, काफी पीवाईक्यू पढ़े यूथ पब्लिकेशन की, मतलब काफी क्वेश्चन। मतलब ये मान के चले हम डेली का टारगेट रखते थे कि डेली, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने डेली का टारगेट रहता है। जैसे फॉर्म आया था, फॉर्म आने से पहले तो डेली ऐसा था कि 100-200 क्वेश्चन डेली करने हैं, मतलब उनको क्वेश्चन करने, उनके बारे में देखना है क्या लिखा है उसके बारे में डिटेल से। बाकी जैसे पेपर का नजदीक आते थे, फिर एक दिन में 500-500 क्वेश्चन पीआईक्यू लगने लगे थे। तो अगर आप मैं ये मानता हूँ कि जेई में पीआईक्यू आपने लगा दिया अच्छे से, तो आपका पेपर निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। कि बाकी मैंने अलग अलग कोचिंग सेंटर को, जैसे आपको पता है कि टेस्ट सीरीज चलाते हैं, तो उनकी टेस्ट सीरीज भी ली है। काफी टेस्ट सीरीज से भी आपको हेल्प मिलती है। अगर आपने आपने अगर थ्योरी आपने स्ट्रॉन्ग कर दी है एक बार, अगर आपने थ्योरी जैसे सिलेबस पूरा कर दिया, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो टेस्ट सीरीज में मुझे काफी हेल्प मिली है। और काफी अच्छे, मतलब डेली आप मान के चले कि डेली एक एक टेस्ट सीरीज लगानी थी। टेस्ट सीरीज में आपको पैटर्न वही देते थे जैसे यूकेपीएससी का पैटर्न रहता था। एक हिंदी का पेपर, एक इंग्लिश जी। का पेपर, 2 टेक्निकल पेपर। तो लगभग जब अगर हम ऐसा पेपर कर देते थे, तो लगभग डेली के 500 क्वेश्चन तो इसी टाइप से हो जाते थे। एक हिंदी का किया, एक इंग्लिश का किया, 2 टेक्निकल के पेपर किए, तो लगभग 500 प्लस क्वेश्चन तो हम टेस्ट सीरीज से कर देते थे। जी, तो जी। मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज से काफी हेल्प मिलती है। अगर अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सिलेबस पूरा है, तो आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप सी की हो, चाहे टेक्निकल की, कोई भी फील्ड की तैयारी हो, पीआईक्यू जरूर लगाए। अच्छा। और आपने बताया मॉक टेस्ट भी आप लगाते ही थे। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट का मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे में वो निराश भी हो जाता है। तो उस दौरान उसे क्या करना चाहिए कि वो मोटिवेट बना रहे? जब सर मैं अपनी पुरानी बात करता हूँ, जब
जब हम तैयारी कर रहे थे एक बार जैसे सिलेबस, क्योंकि जब पहले यूकेपीएससी जे का पेपर हो गया था, तो जैसे मैं यहाँ हिंदी के एग्जांपल दे देता हूँ। जी। हिंदी में जैसे पिछले बार का हिंदी का अपना मार्क्स बता देता हूँ। पिछले बार जो जब लीक हुआ था, तब मेरे 65 के आसपास हिंदी में मार्क्स थे। तो मैंने बाद में, जब उस समय मैंने इतनी टेस्ट सीरीज हिंदी की नहीं लगाई थी, पर हिंदी मुझे पहले भी स्ट्रांग था मेरा, परंतु पेपर में आपको पता है कि काफी दिन दिन भी हो जाता है कि थोड़ा कुछ स्ट्रांग था और कुछ वो निकल गया, उसमें फॉल्ट निकल गया, कुछ गलतियां हो जाती। फिर मैंने उन गलतियों को देखा कि मैं गलत काम पे कर रहा हूँ। हिंदी में अगर मेरे पिछले बार कम नंबर थे, थोड़ा पेपर हार्ड भी था तो नंबर भी कम भी आ गए थे, परंतु मैंने देखा कि हिंदी में मेरे नंबर कैसा है। तो इस बार मैंने वो टेस्ट सीरीज लगाई, देखा मैंने गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। गलती यहाँ पे ऐसा कर रहा था कि मैं कई बार क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाता था। तो जी। जैसे जल्दी जल्दी में आंसर लगाते, जैसे लगाते हैं थोड़ा जल्दी पढ़ा, वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछा है तो नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर लगा दिया इस टाइप से। तो मैंने काफी पेपर के शुरू शुरू में जैसे टेस्ट सीरीज में हिंदी में जैसे 100 में जैसे 60 70, तो जैसे जैसे धीरे धीरे मोटिवेशन बनता रहा कि आज 60 है, कल 70 है, कल 80 है, एक दिन 90 90 95 98 नंबर भी तक हिंदी में टेस्ट सीरीज में। जिस दिन अच्छा। 90 से ऊपर आने नंबर लगे थे, तो मुझे ये टारगेट रख लिया था मैंने कि इस बार यूकेपीएससी हिंदी में 90 क्रॉस तो करनी है। परंतु आपको हम्म। पता है कि अगर कोशिश करो उसके आसपास ही हो तो काफी अच्छा लगता है। जैसे 90 सोचा था और 86 87 नंबर है, तो काफी अच्छा लगता है कि इसके आसपास पहुंच चुके हैं। जी। जी। तो ऐसे अगर कोई। टेक्निकल में अगर कोई टेस्ट सीरीज लगा रहा है तो टेक्निकल में अगर कोई टेस्ट सीरीज लगा रहा है तो उसको भी ध्यान देना चाहिए। जरूरी नहीं है आपका 100 नंबर का आपका टेस्ट लगा रहे हो, आपके भले 20, आप शुरुआती दौर में हो, आपके 20 30 नंबर हो, पर आपको मेहनत करनी है। आप ये देखो कि आपने आपका वीक पॉइंट कहाँ पे है। अगर आप क्वेश्चन किसी का कहीं पे गलत कर रहे हो तो गलत क्यों कर रहे हो और उसका रीजन क्या है। अगर आप धीरे धीरे आप देख रहे हो, आपने आपका आज 30 नंबर है, कल 35 आए, 40 आए, धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो आप इंप्रूवमेंट समझ सकते हो कि मैं सही जा रहा हूँ एक प्रकार से। जी। जी। तो कोई अगर स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहा है, तो उसे कितने टाइम बाद अपना मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? जैसे पीआईक्यू तो अभी से देख सकता है, लेकिन मॉक टेस्ट का क्या जी रहता जी है कि वो कितने कितने समय बाद उसे मॉक टेस्ट के लिए सर, मैं की ये तरफ मानता जाना हूँ। चाहिए? जी, कई लोग मैंने देखा है कि शुरुआती दौर में जैसा किसी ने पास आउट किया और कोई तैयारी कर रहा है, वो डायरेक्ट पीआईक्यू या पीआईक्यू भी डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अच्छा। पीआईक्यू आप तभी लगा पाओगे आपका सिलेबस पूरा हो। पीआईक्यू का बिल्कुल। मतलब है आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। अगर आपने हम्म। सिलेबस में वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं तो आप पीआईक्यू भी नहीं लगा सकते हो। मैं ये मानता हूँ एक दो बार, कम से कम 2 बार आप अगर सिलेबस पूरा कर देते हो, अच्छे से डीपली सिलेबस पूरा कर लेते हो, तो उसके बाद आप पीआईक्यू टेस्ट सीरीज आराम से लगा सकते हो। उसमें आपको क्या होगा, डायरेक्ट अगर आप पीआईक्यू लगाओगे तो आप 100 नंबर में तुक्के वगैरह मारोगे तो आपके 20 नंबर 100 में से 20 30 आएंगे। 2 बार अगर आप सिलेबस पूर्ण करोगे, तो आपका जो पहली बार टेस्ट या पीआईक्यू दोगे तो आपके 50 60 नंबर आ जाएंगे, तो आपको खुद ही इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा, धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट बढ़ने लगेगा। जी। जैसे अभी कोई नया स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और मतलब इनिशियल फेज में है वो, तो उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? उनके लिए आप क्या सलाह देंगे उनको कि किस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करें, और क्या सब्जेक्ट है जिस पर वो पहले फोकस करें? सर, जैसे अभी कोई भी बच्चा या स्टूडेंट कोई भी पास आउट होता है, तो उसके मन में ये रहता है कि मैं जॉब करूं या सरकारी पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। तो जी। मुझे, जी। मैं मानता हूँ कि क्योंकि जो फ्रेशर होता है उसका दिमाग काफी स्ट्रोंग रहता है, क्योंकि अगर नए नए बच्चा स्टूडेंट पास आउट हो रहा है तो उसका दिमाग से जो है काफी स्ट्रोंग रहता है। उसको मेरे हिसाब से अगर फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए अगर वो स्ट्रोंग है या मीडियम भी है, तो उसको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी के आपके ऑप्शन काफी हैं, थोड़ा स्ट्रोंग भी हो जाता है। अगर आप देख सकते हो कि अगर आपके पास स्टेट के फॉर्म नहीं है, स्टेट में जी। कोई फॉर्म नहीं है अभी फिलहाल, तो आप हम्म। देख सकते हो कि सेंटर में हर साल फॉर्म आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर साल जेई जी। के फॉर्म, एसएससी जेई के आते रहते हैं। और इस बार हम्म। आरआरबी जेई रेलवे में जेई की वैकेंसी है। तो अगर एसएससी जेई नहीं आ रहा, वैसे तो आ जाता है, हर साल आता है, परंतु अगर नहीं भी आ रहा तो कोई भी पीएसयू है, जैसे एसजीवीएनएल है, टीएडीसी है, काफी जेई की वैकेंसी निकालते रहते हैं, चाहे थोड़ा कम पोस्ट पे है। पर अगर आपने तैयारी कर रहे हो उनको बेस माने। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्टेट के फॉर्म जब आएंगे तो बरसाती मेंढक की तरह तैयारी करो कि भाई जब जी। फॉर्म जी। आएंगे तभी हम तैयारी करें। हम्म। जब तक हमने अपना बेस नहीं बना रखा, क्योंकि आपको ये होना चाहिए कि अगर कोई फॉर्म आ रहा है उसके 2 3 महीने पहले हमको सिलेबस पूर्ण कर देना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी नया फ्रेशर स्टूडेंट है तो उसको तैयारी करनी चाहिए, और एक अच्छी मोटिवेशन की तरह तैयारी करनी चाहिए, किसी और उस पर ध्यान न लगाते हुए एकदम अपने। तो अगर आप सब्जेक्ट टच में हो तो काफी कुछ जॉब के साथ टच में रहता है कि भाई अगर ये क्विज है तो किस सब्जेक्ट का, अगर आप थोड़ा बहुत उसमें टच में भी हो तो आपके कुछ काफी हेल्प मिल जाती है टेलीग्राम के क्विज से। और बाकी जो नया बच्चा फ्रेशर है तो उसको मेरे हिसाब से पहले सिलेबस पूर्ण करना चाहिए, तब बाकी एक क्विज टेस्ट सीरीज तभी देती। ये आपने बहुत अच्छे से जो है सभी स्टूडेंट को बताया कि किस तरीके से उन्हें तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई फ्रेशर है तो वो किस तरीके से तैयारी कर सकता है, और अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो किस तरीके से तैयारी कर सकता है। तो आपने एक मुहिम चलाई है जो बच्चे जेई और ड्राफ्टमैन में निकले हैं उनके लिए।
तो क्या वो मुहिम है और किस तरीके से आप उसको चला रहे हैं? जी सर, सबसे पहले ये मुहिम ए असिस्टेंट इंजीनियर से स्टार्ट हुई थी, ए के फॉर्म से। जी तो ए का क्या होता है कि ए का जैसे रिजल्ट आ गया था और ज्वाइनिंग लगभग होने वाली थी, मतलब पता आपको पता लग जाता, आज का सोशल मीडिया है, उत्तराखंड सरकार भी डाल देती है, और बाकी उन्होंने डाल दिया था कि आपको 20 दिन बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उनका सिलेक्शन जेई में हुआ था। तो काफी लोगों ने, मतलब 8-10 नाम है, 8-10 लोग हैं, 8-10 लोगों ने अपना जेई का कैंसिल करवा दिया था। जी कैंसिल इसलिए कराया था, उनका ए में सिलेक्शन हो गया था। ए जी जी आपको पता है अपर पोस्ट है, जेई लोअर पोस्ट है ए से। तो उन्होंने अपना जेई का कैंसिल करा दिया था कि हमारे ए में ज्वाइनिंग होने वाली है, हमारा जेई का निरस्त कर दीजिए और इसके बदले हमारे पीछे वालों को मौका दे दीजिए। तो ऐसे जी 8-9 लोग थे, उन्होंने अपना कैंसिल करवाया, और 8-9 लोग उसमें पीछे से जो जेई में वेटिंग में थे, या वेटिंग मतलब वेटिंग तो नहीं आती, परंतु जेई का रिजल्ट आने वाला था, उन्होंने जेई के जो भी उनके नीचे रैंक उनको दे दिया। ऐसे काफी लोग अब जेई और ड्राफ्टमैन में सिलेक्टेड है, क्योंकि ड्राफ्टमैन का सिलेबस तो अलग था, परंतु जो क्वालिफिकेशन थी वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और आईटीआई थी, ठीक है। जी तो काफी लोग, मतलब जेई में तो लगभग मैं ये मानता हूँ कि 190 या 200 लोगों ने डीवी कराया था। तो कम से कम 150 प्लस लोगों का सिलेक्शन ड्राफ्टमैन में भी हो रखा है। परंतु अभी अच्छा। लगभग 70 लोगों ने अपना डीवी कैंसिल करवा दिया। ये मुहिम मैंने उसी दिन स्टार्ट कर दी थी जिस दिन जेई का सिलेक्शन हुआ था। और हम्म। मैंने यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया था कि जो भी आपके दोस्त है, नजदीक में आपके मित्रगण है, उनको ये बोलो कि आप आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, अब रिजल्ट आ चुका है, और आपका ड्राफ्टमैन का अपना कैंसिल करा दीजिए, ताकि किसी भी, देखो आप अगर आप कैंसिल करा रहे हो तो एक ड्राफ्टमैन में एक ज्वाइनिंग उसकी मिल जाएगी, आपके पीछे वाले जी की। जी और जी एक परिवार में आपका 4 लोग हैं, आपको मान के चलिए, तो 4 लोगों का भला हो जाएगा। जी समझ बिल्कुल। सकते हो आप भी। हम्म। तो लगभग 70 लोगों ने अपना कैंसिल करा दिया, परंतु अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड में, आपको उत्तराखंड के हालात आपको पहले से जानते हो कि जी एग्जाम जी। कैंसिल होते रहते हैं। परंतु हम्म। ऐसा भी नहीं कि एक बार एग्जाम कैंसिल हो गए दोबारा ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि काफी लोगों ने, अब 70 लोगों ने करा दिया है, तो आप तो डिपार्टमेंट में फाइल चले गए, लगभग आप मान के चले कि अगस्त और 10 सितंबर के आसपास आपको ज्वाइनिंग इनको मिल जाएगी, मतलब हम सभी लोगों को, जेई लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो जी ज्वाइनिंग जी। मिल जाएगी, तो 150 लोग सेलेक्टेड है। तो अगर अभी काफी, अभी आधे से ज्यादा लोग हैं जो कैंसिल नहीं करवाए, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी बताना चाहूंगा, आप डरे ना आप। के माध्यम से हम भी उनसे अपील करना चाहेंगे जो बाकी के बचे हुए स्टूडेंट हैं कि अगर आप अपना जो डीवी है वो कैंसिल करवाते हैं तो किसी ना किसी परिवार का उससे भला हो जाएगा, किसी छात्र का भला हो जाएगा, वो सीट यूं ही बर्बाद नहीं जाएगी, अन्यथा वो सीट बर्बाद चली जाएगी। और जिन्होंने अपना जो डीवी है वो कैंसिल करवा दिया है उन्हें भी हम थैंक यू बोलना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जी जी, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से सभी धन्यवाद। काफी लोग मुझे बोल रहे हैं कि, काफी लोगों ने मुझे बोला है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कि आप क्यों कर रहे हो इस काम को, कि मतलब आपका क्या फायदा हो रहा है। मुझे जी भी जी लगता है, क्योंकि अच्छा एक फील होता है, अगर किसी की जॉब, देखो वो सीटें बेकार जानी, वो अगर आप वो कैंसिल नहीं भी कराते हैं तो उन्होंने जेई में ज्वाइनिंग लेनी है, और वो सीटें बेकार चले जाएगी। अगर जी जी। उस एक सीट से किसी परिवार का भला हो तो बहुत अच्छा फील होता है। तो आशीष भाई आप बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं और डेफिनेटली इससे कई स्टूडेंट के साथ साथ उनके परिवारों का भी भला होगा। जी सर, उसमें मुझे भी उन लोगों का धन्यवाद करूंगा सबसे पहले, जिन भी लोगों ने, क्योंकि काम उन्हीं का है। अगर मतलब मैं तो खाली बोल सकता हूँ, क्योंकि किसी को इस मुहिम में फोर्स तो कर नहीं सकते, परंतु अगर हम उस मुहिम में थोड़ा सा उनको हेल्प बोल दें कि भाई इनको कर दो करके, कि आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, और आपकी वजह से किसी भी परिवार का भला हो सकता है। तो उस मुहिम में लगभग 70% लोगों ने उस मुहिम को आगे बढ़ाया, और 70% लोगों ने ड्राफ्टमैन का अपना जो भी डीवी है वो कैंसिलेशन कराया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। और आप एक टेलीग्राम ग्रुप भी चलाते हैं जिसमें आप लोगों की जो हेल्प करते हैं, वो मैं जानना चाह रहा था किस तरीके से आप उसमें जो नए एस्पिरेंट हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प करते हैं उस ग्रुप के माध्यम से? मैं ये टेलीग्राम ग्रुप काफी टाइम से, लगभग 3-4 साल से चला रहा हूँ उसको। जीनियस लगभग उसमें 7-8 हजार लोग प्लस उसमें हैं। जी उसका नाम है जीनियस टेक मिसल। उस ग्रुप में आपको, मेरे हिसाब से सभी को जुड़ना चाहिए उसमें। इसलिए जुड़ना चाहिए आपको, अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, जी एग्जाम की कोई भी अपडेट हो, में आपके नोटिफिकेशन, आपको किसी भी साइट में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे यूकेपीएससी की साइट है, या यूके ट्रिपल एस की साइट, या कोई भी अदर साइट है जो जहाँ पे सेंटर के फॉर्म वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी आपको वहां पे प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, या उसका आपका पेपर कब होने वाला है, जो भी आपको मतलब अपडेट है, आपको कहीं और से चाहिए, आपको साइट ना खोल के डायरेक्ट डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल खोले, और उसमें आप जुड़ सकते हो। जो भी नए एस्पिरेंट है या ओल्ड है, ओल्ड तो उसमें से लगभग सारे जुड़े हैं, और टेक्निकल का तो स्पेशल चैनल है वो, उसमें ऐसे जी ग्रुप सी के जुड़े हैं, क्योंकि ग्रुप सी की सारी अपडेट उसमें आ जाती है कि आपका कोई जैसा फॉर्म आने वाला है। तो वहां पे जुड़ने से फायदा है कि मोटिवेशन बना रहेगा,
जी कोई जी। भी चीज है कि आपका मोटिवेशन बनने के लिए आपको एम चाहिए होता है, मोटिवेशन कैसा बने, तो वहाँ पे प्रॉपर बताया जाता है कि आपके पास ये फॉर्म आने वाला है, आप इसकी तैयारी करें ताकि आप मोटिवेट रहे अपने फील्ड में। और जैसे आपने ग्रुप सी का बताया, इसमें ग्रुप सी के भी जुड़े हैं, क्या मैं ये जानना तो चाहता था, क्या कोई टेक्निकल का स्टूडेंट अगर वो ग्रुप सी की तैयारी कर सकता है, अगर वो उस तरफ जाना चाहे तो, मतलब साथ साथ में अगर लेके चले तो? जैसे सर मैं तो मानता देखो कुछ गॉड गिफ्ट होते हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि कई काफी लोग होते हैं जो दोनों तैयारी कर लेते हैं और दोनों तैयारी में निकाल लेते हैं। काफी हमारे दोस्त हैं जैसे उन्होंने फॉरेस्टर का भी निकाला, भले वो आप जी जी। फॉरेस्टर छोड़ के जेई में आ जाएंगे, परंतु काफी लोग होते हैं तैयारी कर सकते, जैसे उनको अंदर से फील आता है। अगर हम्म। आपको अंदर से फील आता है मैं दोनों पेपर निकाल सकता हूँ, और जैसे अभी हाल में जैसे किसी ने ग्रेजुएशन भी कर दी है उसके साथ, उसको जी लगता है कि स्टेट में जेई की अभी आ नहीं रहे और ग्रुप सी के फॉर्म आ रहे हैं, तो आप ग्रुप सी की तरफ फिलहाल जा सकते हो कि जब तक आपको लगता है कि 2-3 साल जे के फॉर्म आने नहीं है स्टेट में, तो मैं ग्रुप सी में 2-3 साल में क्या पता मैं ग्रुप सी निकाल दूं, तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है उसमें। ठीक ठीक आशीष जी, आपने जो है वो स्टूडेंट की जो भी दिक्कतें हैं वो लगभग लगभग सभी पूरी कर दी हैं। और इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट का कोई सवाल रहता है तो वो कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये रहेगा कि आने वाले जो भी हमारे नए गेस्ट होंगे उनसे हम आपके जो उनके स्टूडेंट के सवाल है उन तक पहुंचा देंगे। और आशीष से अगर आपको सवाल पूछने हैं तो इनके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ये वहां भी लोगों की हेल्प करते हैं। बाकी काफी बच्चों की क्वेरी ये सबसे पहले आ जाती, जो जब मैंने स्टार्ट किया था काफी, मैं अपने सामने काफी उदाहरण दे देता हूँ। एक हमारे साथ के हैं फ्रेंड और हमारे दोस्त हैं, जी आपको बता देता हूँ, उस समय स्मार्टफोन का जमाना इतना नहीं था, उनका डीबी हो चुका था, आपको बता देता हूँ डीबी ने सॉरी रिजल्ट आ चुका था, तो इतने अपडेट नहीं थे सोशल मीडिया में, तो उनका उनको पता नहीं चला कि डीबी कब हुआ। उनका अच्छा। डीबी कैंसिल हो गया, आज भले आज वो निकल चुके हैं, दूसरे जॉब हम्म। में हैं और अभी भी जेई में निकल चुके हैं, परंतु उनको पता नहीं चला कि मेरा डीबी कब हुआ। तो काफी लोगों की मेरे से एक क्वेरी आती है कि जब पहले, अब तो क्वेरी धीरे धीरे जैसे सबकी होती गई पूर्ण, तो अब हम्म। क्वेरी पहले ही आती थी कि जैसे लोग पेपर तो निकाल देते, परंतु डॉक्यूमेंट में उनकी गड़बड़ी रहती थी, जैसे स्थायी निवास बना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट है वो बना नहीं है, काफी मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो जो आयोग में चाहिए होते हैं डीबी के टाइम, परंतु उनका कोई दिक्कत होती है, उसमें करेक्शन होता है, तो उन सभी के जो अगर मैं मेरी तरफ से कोई हेल्प होती है तो मैं उनके माध्यम से बता देता हूँ उनको, या आपको ये करना चाहिए इस डॉक्यूमेंट में, ये पहले बना। अगर कोई भी फॉर्म पहले आता है तो सबसे पहले आपको पता है कि आयोग वो होता है कि आपकी लास्ट डेट से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए। जैसे ओबीसी है, अगर आप पेपर निकाल देते हो और आपने ओबीसी से फॉर्म भरा है, तो अगर ओबीसी नहीं है आपके पास तो आप बाहर हो जाते हो, तो जी इसलिए मैंने पहले से उनमें ग्रुप में डाल देता हूँ, जैसे कोई फॉर्म आने वाला है इसकी लास्ट डेट से आप पहले इस सब फॉर्म को भर दीजिए, और आपके पूर्ण डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, आपके जो भी बनने होने चाहिए उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो काफी लोगों को हेल्प मिली है, और काफी लोग बोलते भी हैं कि हमको इस चैनल के माध्यम से काफी हेल्प मिलती है। जी जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्टूडेंट को गाइड और उनकी हेल्प कर रहे हैं जो। तो सबसे पहले मेरे को काफी एसआई के जो स्टूडेंट है उनके भी काफी मैसेज मुझे काफी दिन पहले आए थे, और पॉली लेक्चरर के काफी स्टूडेंट के मैसेज आए थे, क्योंकि पॉली लेक्चरर का फॉर्म अभी रनिंग है, उसका पेपर नवंबर दिसंबर के आसपास हो सकता है, और एसआई का पेपर है वो भी नवंबर दिसंबर के आसपास होने की पॉसिबिलिटी है। तो जी उसमें जी। सबसे बड़ा रोल है हिंदी का 100 नंबर का। तो जी। मैं आपको एक बुक का नाम बता रहा था, मुझे अभी बुक का नाम याद आया है, एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल बुक का नाम है राजपाल सिंह। आप राजपास। फेमस, बहुत फेमस बुक है, उत्तराखंड में राजपाल सिंह की हिंदी की बुक है। जी अगर जी। आपने, मैं मानता हूँ आपके पास अगर नोट्स में नहीं है ना, तो उसमें जो थ्योरी है वो इतनी इजीली लिखी है कि आप आराम से बिना नोट्स के उस बुक को अगर आपने 4-5 बार अच्छे से रीड कर लिया और उसको अच्छे से याद कर लिया, तो मुझे लगता है कि 85-90 नंबर आप आराम से ला सकते हो। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके जी बाद कोई हृदय बहारी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बुक पढ़िए, राजपाल सिंह की हिंदी की बुक आती है मार्केट में, आपको कहीं कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन साइट पे मिल जाएगी, लगभग ₹250 की बुक है, ज्यादा महंगी नहीं है। जी जी। तो एक स्टूडेंट की ये क्वेरी रहती है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। हालांकि आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। बाय चांस अगर कोई ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है और सेल्फ स्टडी करना चाहता है, तो वो क्या यूट्यूब का सहारा और बुकों के माध्यम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है? मैं ये मानता हूँ अगर कोई टेक्निकल फील्ड में अगर कोई मानव ऑनलाइन, क्योंकि अब कई जगह अभी नेटवर्क वैसे सारी जगह आ गए, पर काफी जगह जी अभी जी। भी है जहाँ नेटवर्क प्रॉपर नहीं चल पाता है, यूट्यूब या कई बफरिंग वगैरह चलती, नेटवर्क तो जी। होता है परंतु यूट्यूब पर सही से नहीं होता, और हम्म। ऑफलाइन भी जा नहीं सकता, देहरादून आ नहीं सकता, काफी मतलब जी दूर दराज नहीं आ सकता। उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपने जो कॉलेज के जो बुक्स हैं, क्योंकि बेस वही होता है, अगर आपने कॉलेज की बुक आप 1-2 बार अच्छे से रीड करिए, उसके बाद प्रॉपर जो आपके पास बुक्स है, मतलब जो डिप्लोमा के टाइम या आपके बीटेक के टाइम की जो भी बुक्स है उनको फॉलो करें, 1-2 बार उनके रीड करें, उनके नोट्स बनाइए, फिर कहीं से जैसे किसी, अब आपके पास तो कोचिंग का कोई साध्य माध्यम तो है नहीं, परंतु जी। ये कि अपने दोस्त या फ्रेंड से, और आपको पता है टेलीग्राम ऐसा चैनल है जहां आपको नोट से लेके
सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। जी आपको जी क्विज मिल जाती है, नोट्स मिलता है ना टेली। अगर किसी भी नोट्स की दिक्कत है तो मेरे से मांग सकता है, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपके कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो या मेरा नंबर डाल सकते हो, तो उसके माध्यम से आपको उनको, आपके माध्यम से उनको मैं जो नोट्स होते हैं उनको शेयर कर सकता हूँ उनको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जो आपका टेलीग्राम लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दें, ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके और वो आपसे डायरेक्ट जो भी उनकी क्वेरी रहती है वो पूछ सकें। तो ये थे हमारे साथ आशीष रमोला जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे उन्होंने तैयारी करी और उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपकी इससे जरूर मदद होगी और आप भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो आशीष जी, माई टॉक्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। माई टॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पहले से, जब से शायद इसका एक दो सब्सक्राइबर रहे होंगे, स्टार्ट हुआ हुआ चैनल, और आपने धीरे धीरे वीडियो डाली, तो हमको भी जी मोटिवेशन, हम सारी वीडियो जीरो से इन तक देखते रहते हैं, मतलब बिना स्किप करके वीडियो को लास्ट तक देखते रहते हैं। और मैं जितने भी व्यूअर आपके हैं देखने वाले, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इनकी वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो साथ साथ अगर आप इनकी वीडियो देख रहे हो तो मोटिवेशन बना रहेगा कौन कैसे तैयारी कर रहा है। और उस जी तैयारी के अगर उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको नोट कर लीजिए। जैसे कोई भी आपका इंटरव्यू देख रहा है तो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखते रहे कि कहाँ पे उन्होंने अच्छी चीज बताई, उनको स्ट्रॉन्ग मानते हुए आप उनको नोट डाउन करें और उसको उसके उसमें चले, ताकि आपका भी जो जितना भी स्ट्रॉन्ग होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो माई जी। टॉक शो में आपका जितनी भी वीडियो आ रही हैं आगे भी आते रहेंगे, उन सभी को देखते रहे जो भी आपके व्यूअर हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद माई टॉक शो में हमें बुलाने के लिए। शुक्रिया आशीष जी आपका। तो अंत में जाते जाते आप सभी से एक अपील कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपके आसपास या आपके दोस्त या आपके भाई बहन किसी ने भी अगर कोई एग्जाम निकाला हो या किसी एग्जाम में सफलता पाई हो, तो अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अगर वो चाहते हैं कि आपके माध्यम से कई स्टूडेंट का भला हो, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे नंबर हैं वो आपको स्क्रीन पर आ रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर हमने दे दिए हैं। तो यहाँ के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जल्द मिलते हैं आपसे फिर और एक नए एस्पिरेंट के साथ।